तुगलक वंश। हमने देखा कि खिलजी वंश के अंतिम शासक की हत्या हो जाती है और उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है। और तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा होती है? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक है जो कि तुगलक वंश के क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। तो पहला हमारा अति लघुतरात्मक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश के जो शासक थे उन्होंने जितने भी ये 5 वंश थे उनमें सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि दिल्ली सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले सुल्तान कौन से थे? तो तुगलक वंश के जितने भी सुल्तान थे उन्होंने सबसे अधिक समय अवधि तक 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तुगलक वंश के जब मुख्य शासकों की हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं गयासुद्दीन तुगलक, जिनका समय अवधि रही, कार्यकाल की अवधि रही 1320 से 25 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका रहा 1325 से लेकर 51 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने 1351 ईस्वी से लेकर के 1388 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद अगले वंश का प्रारंभ हो जाता है सैयद वंश। खिलजी वंश के सबसे पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं कि खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके ये तुगलक वंश की स्थापना करते हैं। सुल्तान बनते ही इनको क्या करना पड़ता है? जो प्रांतीय विद्रोह होते हैं उनका सामना करना पड़ता है। इनका वास्तविक नाम की अगर हम बात करें तो इनका वास्तविक नाम था गाजी मलिक और इसे तुगलक गाजी भी कहा जाता था। और गाजी किसे कहा जाता है? काफिरों के वध करने वाले को क्या कहा जाता है? गाजी कहा जाता है। इसी के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के समय, जब खिलजी राजवंश चल रहा था, खिलजी साम्राज्य चल रहा था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ करते थे? दीपालपुर के सूबेदार हुआ करते थे, यानी सूबेदार के पद पे ये कार्यरत थे। गयासुद्दीन तुगलक पहले सुल्तान थे जिन्होंने कृषि में उत्पादन में बढ़ोतरी का प्रयास किया और इस हेतु क्या किया? सिंचाई के लिए कई नहरों का निर्माण करवाया। तो कई बार पूछा जाता है पहले सुल्तान जिन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया भी क्या थे? उनके समकालीन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के विपरीत, अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति अपनाई। कैसे नीति अपनाई? उदारता की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी की नीति देखी थी हमने, कितनी कठोर नीति थी कि अमीरों के लिए भी उन्होंने 4 प्रकार के आदेश जारी कर दिए थे, गुप्तचर प्रणाली का भी गठन किया था। ठीक है, तो उनके विपरीत उन्होंने उदारवादी नीति अपनाई और जिसे इतिहासकार बर्नी क्या नाम देते हैं? मध्यपंथी नीति का नाम देते हैं। इनके समय में भी मंगोलों का आक्रमण जारी रहा। जैसा कि हमने देखा था खिलजी वंश के समय मंगोल बार बार आक्रमण कर रहे थे और तब मैंने बताया था कि मध्य पूर्व एशिया की ये जाति थी जो कि संपूर्ण एशिया पे अपना साम्राज्य स्थापित कर रही थी और ये भारत पर भी बार बार आक्रमण कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक ने, कई बुकों में लिखा हुआ है 23 बार, कईयों में लिखा हुआ है 29 बार, तो हमें इस पे तो जाना ही नहीं है। वैसे ये ध्यान रखना है कि इन्होंने बार बार मंगोल के आक्रमण को विफल कर दिया था, उनको सफल नहीं होने दिया था। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास एक नगर की स्थापना की और ये नगर कौन सा था? तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया था। इन्होंने बंगाल और वारंगल के लिए सैनिक अभियान भी किए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपने पुत्र जोना खां, और जोना खां कौन थे? आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से वो क्या बनेंगे? शासक बनेंगे, सुल्तान बनेंगे। तो अपने पुत्र जोना खां को दक्षिण भारत में अभियान के लिए भेजा। और दक्षिण भारत में भी कहाँ पर अभियान के लिए भेजा? यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हैं, तेलंगाना में इन्होंने अपने पुत्र को, और पुत्र का क्या नाम था? जोना खां, यानी मोहम्मद बिन तुगलक को तेलंगाना में इन्होंने अभियान के लिए भेजा राजा प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ। इसी के साथ ही उन्होंने जाजनगर उड़ीसा, यहाँ आप देख पा रहे हैं मानचित्र में, ये उड़ीसा का क्षेत्र है, तो जाजनगर उड़ीसा में भी इन्होंने क्या कहा? एक सैन्य अभियान किया। और इस सैन्य अभियान में क्या होता है? जूना खां जो इनका पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, वो विजयी होता है। यानी अनेक सैन्य अभियान भी इन्होंने चलाए। गयासुद्दीन का जो अंतिम सैनिक अभियान था वो किसके खिलाफ था? बंगाल के विद्रोह में के खिलाफ था। बंगाल में विद्रोह हो रहे थे इनके समय में, इनका इन्होंने दमन किया। लेकिन क्या होता है कि बंगाल अभियान से लौटते समय इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कैसे होती है कि ये अपने पुत्र जूना खां द्वारा निर्मित जो लकड़ी के महल में विश्राम कर रहे होते हैं और महल के ढहने से इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और अंतिम शासक बनते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनका एक मकबरा है जो कि कहाँ पर है, तुगलकाबाद में स्थित है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। ठीक है, अब अगले जो शासक आ जाते हैं बेटा वो हैं मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल मैं बता चुकी हूँ, 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके पिता का नाम गयासुद्दीन तुगलक था, इनका जो प्रारंभिक नाम था वो जूना खां था, और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। दिल्ली सल्तनत के जितने भी आज तक सुल्तान हुए थे उनमें से ये सबसे ज़्यादा शिक्षित थे, सबसे ज़्यादा योग्य थे, विद्वान थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये इन्होंने जो योजनाएं लाई वो योजनाएं सफल नहीं हो पाई, इसलिए इनको पागल बादशाह भी कहा गया, सन की बादशाह भी इनको कहा गया। अफ्रीकी यात्री थे एक जिनका नाम था इब्न बतूता, जो कि अफ्रीका के मोरक्को से भारत आए थे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो किसके में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। तो वो भारत आते हैं और सुल्तान क्या करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, उसे दिल्ली का काजी नियुक्त करते हैं और उन्हें चीन में अपना राजदूत बनाकर भी भेजते हैं 1342 ईस्वी में। तो इब्न बतूता की एक रचना है, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रेहला, और रेहला में वो क्या करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि इतिहास में पूछा जाता है, अपने 10th में नहीं आएगा ये कि रेहला किसकी रचना है। रेहला रचना है इब्न बतूता की, और उसमें उन्होंने किसका वर्णन किया है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, ये इब्न बतूता जो है अफ्रीकी यात्री, उसको दर्शाया गया है कि उन्होंने कहाँ कहाँ की यात्राएं की। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय अगर हम तुगलक साम्राज्य को देखें तो ये कई प्रांतों में बटा हुआ था। ये दिल्ली के पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया, कि जितने भी राज्य के पद होते थे वो वंशानुगत आधार को समाप्त करके योग्यता के आधार पर इन्होंने पद देना प्रारंभ किया। इसी के समय में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सबसे अधिक विस्तृत था, यानी इनका साम्राज्य काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। इनके शासनकाल में ही दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे जिन्होंने कौन से साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की 1336 ईस्वी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अपने अलग से टॉपिक भी दे रखा है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो हमें पता होना चाहिए 1 नंबर के हिसाब से कि विजयनगर साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी उस वक्त दिल्ली पर या भारत में किसका शासन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। तो ये 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और इसी तरह ही इनके एक अधिकारी होते हैं, और क्या नाम होता है अधिकारी का, हसन। ठीक है, अलाउद्दीन बहमन शाह, तो वो इनके अधिकारी होते हैं। वो क्या करते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना करते हैं 1347 ईस्वी में। तो 2 साम्राज्य स्थापित होते हैं, एक तो विजयनगर का साम्राज्य इंपॉर्टेंट है और एक बहमनी का साम्राज्य। यहाँ हम मानचित्र में देख पा रहे हैं, ये दक्षिण भारत को दिखाया गया है, और ये दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और यहाँ पर ये बहमनी साम्राज्य, इन दोनों की सीमाएं मिली हुई थी। आगे जब हम इन दोनों साम्राज्यों को पढ़ेंगे तो देखेंगे किस तरह से इनके शासकों में आपस में संघर्ष चलता रहता था। अब बात करते हैं कि एक जो मुस्लिम विद्वान थे जियाउद्दीन बर्नी, वो लगभग 17 सालों तक मोहम्मद तुगलक के दरबार में रहे थे। तो कई बार पूछा जाता है कि बर्नी किसके दरबार में रहे, तो किसके दरबार में रहे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहे। अब बात करते हैं उन योजनाओं की, उन 5 योजनाओं की जो अपने समय से काफ़ी आगे की सोच रखते थे। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उनकी योजनाएं क्या थी, अव्यवहारिक थी, इसके कारण वो सफल नहीं हो पाई। तो ये ही वो 5 योजनाएं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने लघुत्तरात्मक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि बर्नी की योजनाओं का वर्णन की सुल्तान की योजनाओं का बर्नी ने किस तरह से वर्णन किया है। तो बर्नी ने सुल्तान की 5 योजनाएं बताई हैं। कौन कौन सी योजना बताइए, देखते हैं। दोआब में करवर्दी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दोआब क्या होता है। जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो वो जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, दोआब का क्षेत्र कहा जाता है। तो गंगा यमुना मैदान का जो क्षेत्र था, दोआब का क्षेत्र था, वहाँ पर इन्होंने करवर्दी कर दी। ठीक है, 50% तक कर इन्होंने बढ़ा दिया। लेकिन क्या होता है, उसी दौरान क्या पड़ जाता है, वहाँ पर भयंकर अकाल पड़ जाता है। अब भयंकर अकाल, ठीक है, उत्पादन वैसे ही नहीं हो रहा, उपज कृषि की वैसे ही प्राप्त नहीं हो रही, ऊपर से क्या कर दिया, 50% तक करवर्दी कर दी। तो ये योजना हुई ना अव्यवहारिक, तो इसलिए ये योजना असफल हो जाती है। इसके बाद इनकी दूसरी योजना थी देवगिरी को राजधानी बनाना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहाँ पे देवगिरी है, तो इन्होंने अपनी राजधानी कैसे कर लिया, देवगिरी को कर लिया। और देवगिरी को बनाने का इनका जो उद्देश्य था वो क्या था,
इनका उद्देश्य था कि दक्षिण भारत पर अपना बेहतर नियंत्रण स्थापित करना, ठीक है। लेकिन और देवगिरी का नाम भी बदल दिया इन्होंने, देवगिरी का नाम बदल करके इन्होंने कर दिया था दौलताबाद। क्या नाम कर दिया था? दौलताबाद इन्होंने नाम कर दिया था। लेकिन इनकी यह योजना भी ज़्यादा सफल नहीं रही, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का भी प्रचलन करवाया। अब ये सांकेतिक मुद्रा क्या होती थी? असल में उस वक्त जो चांदी के सिक्के चलते थे तो विश्व में क्या हुआ, चांदी की कमी हो गई थी। चांदी की कमी होने से क्या हुआ, विश्व में चांदी की कमी होने से इन्होंने इसके विकल्प ढूंढने शुरू किए, और विकल्प में इन्होंने प्रेरणा ली किससे? चीन तथा ईरान के शासकों से, ठीक है। वहाँ पर सांकेतिक मुद्रा चलती थी तो इन्होंने भी सांकेतिक मुद्रा चलाई, और इसी के तहत उन्होंने तांबे के मिश्रित सिक्के बनाने शुरू किए, और जिनका जो मूल्य होता था वो चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। लेकिन क्या हुआ, ये योजना असफल हो जाती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बिना अनुमति लिए, ठीक है, चोरी छुपे इस तरह के अनेक सिक्के निर्मित करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये आप सिक्के देख पा रहे हैं, अनेक जाली टकसालें बन जाती हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को क्या करना पड़ता है, बीच में ही अपनी ये योजना, अपने ये सिक्के बंद करने पड़ते हैं। आगे बात करते हैं। उन्होंने खुरासान पर आक्रमण किया, लेकिन इनकी यह योजना भी विफल रही, क्योंकि राजनीतिक परिवर्तन हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ खुरासान पे, और फिर क्या हुआ, राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण में समझौता हो गया, तो ये योजना भी विफल रही। इसके अलावा उन्होंने कराची अभियान किया जो कुमाऊं की पहाड़ी वाले क्षेत्र पे, लेकिन वहाँ क्या होता है, इनके सैनिक होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्र को पार नहीं कर पाते हैं, मर जाते हैं। तो खुसरो मलिक के नेतृत्व में इन्होंने कराची का अभियान किया था, लेकिन यह अभियान भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो इनके ये सभी प्रयोग असफल रहते हैं। इसके कारण ही कुछ लोगों ने इन्हें सनकी कहा, पागल कहा, साथ ही अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण भी कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर में कि किसे सनकी, पागल बादशाह या अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। और लघुत्तरात्मक में ये आ जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है, तब हमें जो बर्नी ने 5 योजनाएं उनकी उल्लेख की है उनके बारे में बताना है। इसके अलावा इन्होंने एक विभाग भी स्थापित किया था। अगर हम इनके सुधार कार्यों को और देखें तो इन्होंने कृषि के विकास के लिए एक विभाग स्थापित किया था, और इस विभाग का क्या नाम था, दीवाने कोई। तो कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीवाने कोई क्या था, तो कृषि के विकास के लिए गठित किया गया विभाग था, और गठन किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इनकी मृत्यु हो जाती है 1351 ईस्वी में, और कहाँ पर होती है, सिंध में होती है। और मृत्यु का कारण क्या होता है, इनका गंभीर रूप से बीमार होना, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल समाप्त हो जाता है, और जब इनकी मृत्यु होती है तो जो इतिहासकार बदायूनी होते हैं वो क्या कहते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। तो कई बार ये स्टेटमेंट, ये कथन भी पूछ लिया जाता है कि बदायूनी ने ये कथन किसके लिए कहा, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा। अब अगले शासक बनते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उनके जो चचेरे भाई होते हैं फिरोज शाह तुगलक, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। और कब बैठते हैं, 1351 ईस्वी में। तो अब किसका शासन स्थापित हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक का शासन स्थापित हो जाता है। इन्होंने एक कुछ महत्वपूर्ण लोक कल्याणकारी कार्य किए, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सरकारी और जो सेना की नौकरी थी उसको क्या कर दिया, वंशानुगत बना दिया। जबकि इससे पहले उन्होंने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर नियुक्ति करना प्रारंभ किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, सरकारी व सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया, और जो योग्यता की जांच करने की प्रणाली थी उसका त्याग कर दिया। हालांकि इन्होंने भवन निर्माण कला को प्रोत्साहन दिया, और कई इन्होंने भवनों का निर्माण करवाया, जैसे कि हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर का निर्माण किसने करवाया था, उनका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके अलावा सम्राट अशोक के टोपरा और मेरठ में स्थित जो 2 स्तंभ लेख थे उनको भी इन्होंने दिल्ली में स्थानांतरित करवाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के जो दिल्ली में टोपरा और मेरठ के स्तंभ लेख स्थापित करवाए थे वो किसने करवाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित करवाए थे। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह पर कट्टरवादी इस्लामिक अमीर हमेशा हावी रहे, ठीक है। इसी के कारण उन्होंने क्या किया, शिया समर्थक व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया, और इन्होंने जितने गैर शरीयत कर होते थे, जो शरीयत में नहीं बताए गए थे, जो 24 प्रकार के ऐसे कर थे वो इन्होंने हटा दिए, और इसकी जगह पे 4 मुख्य कर ही रखे थे, जिसमें था जजिया, जकात, खराज और खम्स, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होते थे। जजिया क्या होता था, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर होता था, उसे जजिया कहा जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, जजिया को ब्राह्मणों पर भी लगा दिया। किसने लगा दिया, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा
इनके समय में दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई, 1,80,000 तक दास पहुंच गए थे फिरोज शाह तुगलक के समय। इसलिए इन्होंने दासों के लिए एक अलग से विभाग का निर्माण करवाया और इस विभाग का क्या नाम था? दीवाने बंदगान। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीवाने बंदगान क्या था? दासों का एक विभाग था जिसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन्होंने पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरें खुदवाई, और कौन से क्षेत्र में खुदवाई? हांसी और सिरसा के क्षेत्र में इन्होंने नहरें खुदवाई। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण भी करवाया। इन्होंने एक दान विभाग भी स्थापित किया जिसका नाम था दीवाने खैरात, जिसमें कमजोर वर्ग की जो लड़कियां होती थी, महिलाएं होती थी, उनके कल्याण के लिए योजनाएं लाई जाती थी। इसके अलावा इन्होंने एक सरकारी अस्पताल का निर्माण भी करवाया और इस अस्पताल का क्या नाम था? दारुल सफ़ी। क्या नाम था इस अस्पताल का? दारुल सफ़ी। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि दीवाने खैरात की स्थापना की, दीवाने बंदगान की इन्होंने स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा जो बर्नी है और शम्स-ए सिराज है, ये कुछ विद्वान थे जिनको इन्होंने संरक्षण दिया, जिसमें से बर्नी ने जो किताब लिखी उस किताब का नाम था फतवाए जहांदारी और तारीख फिरोजशाही। ठीक है, तो 2 रचनाएं लिखी गई बर्नी के द्वारा, फतवाए जहांदारी और तारीख फिरोजशाही। तो ये कुछ मैं एक्स्ट्रा आपके साथ नॉलेज शेयर कर रही हूँ। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जो हमारी बुक में नहीं दिया गया है। तो बर्नी को इन्होंने संरक्षण दिया और बर्नी ने आगे चल के 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी और उनकी आत्मकथा क्या थी? फुतुहात-ए-फिरोजशाही। क्या नाम था? कई बार पूछा जाता है कि जो फुतुहात-ए-फिरोजशाही थी वो किसकी रचना थी? फिरोज शाह तुगलक की रचना थी। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में खरबूजों और अंगूरों की खेती को प्रोत्साहन दिया, कई बाग भी उन्होंने लगवाए। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1388 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होने के बाद दिल्ली सल्तनत एक तरह से बिखर जाती है और अंतिम जो शासक होते हैं वो होते हैं नासिरुद्दीन महमूद, जो कि शासन करते हैं 1394 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी तक। ठीक है, 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ही तुर्क आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, तैमूर लंग वो भी भारत आते हैं और तैमूर क्या करते हैं? फिरोजाबाद को लूट लेते हैं, मेरठ और हरिद्वार को लूट लेते हैं। ठीक है, और इधर अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में वो प्रतिनिधि खिजर खां को नियुक्त कर देते हैं और फिर यहीं से अगले वंश की स्थापना शुरुआत हो जाती है। तो हमने देखा फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल को देखा कि उन्होंने महत्वपूर्ण विभागों की भी रचना की थी और अंतिम शासक हमने देखा तुगलक वंश का कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, और उसके बाद अगला वंश आता है हमारा सैयद वंश, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सैयद वंश और लोधी वंश को एक साथ पढ़ेंगे। धन्यवाद।